RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर धातु एवं अधातु। इसमें हमने आपको पहले धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग इनके बारे में तो जानकारी प्रदान कर दी है, लेकिन रासायनिक गुणों में अगर हम धातुओं की बात करें तो उनके रासायनिक गुणों में एक पॉइंट हमने वहां पर छोड़ दिया था। वो क्या था? वे जब एक धातु दूसरी धातु के पदार्थों यौगिकों के साथ क्रिया करती है तो वो किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, किस प्रकार से अभिक्रिया नहीं करती है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी नहीं दी थी। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि एक धातु दूसरी धातु के साथ क्रिया करेगी या नहीं करेगी, उसके यौगिकों को उसके द्वारा विस्थापित कर सकती है या नहीं करेगी। और इस क्रम को जो लेकर आए हैं, उस टॉपिक को, बिंदु को हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, जिसको एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है। एक्टिविटी सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक्चुअल में इस सीरीज में होता क्या है कि हम बहुत सारी धातुओं को एक निश्चित क्रम में इस प्रकार से रखते हैं कि उनमें एक तरफ अधिक क्रियाशील हो और दूसरी तरफ उसको घटते हुए क्रम में या क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम श्रेणी में जो धातुओं को रखेंगे उनको घटते क्रम के, क्रियाशीलता के क्रम में रखेंगे। तो अगर हम सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा बताएं तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप वीडियो से इस परिभाषा को सुनिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। सक्रियता श्रेणी, जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है तो प्राप्त हुई श्रेणी सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS कहलाती है। वैसे तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से, विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से एक वीडियो बहुत पहले ही अपलोड कर दी थी, लेकिन आज हम इस टॉपिक को दोबारा से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि अब जो हम आपको चैप्टर वाइज वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं उनमें ये टॉपिक लगातार क्रमानुसार बिंदु पर आपका आ गया है। तो दोबारा से हम आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा बता रहे हैं कि जब विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है तो प्राप्त हुई श्रेणी ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इस श्रेणी में कुछ धातुएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उनको याद करने का तरीका भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो अब मैं आपके सामने वो सीरीज लिख रहा हूं। Li, पहले मैं मेटल्स को लिख देता हूं, उसके बाद फिर उनको याद किस प्रकार से किया जाएगा वो लिखेंगे। Ka, यहां पर आपके सामने ये कुछ प्रमुख धातुएं जो हाई स्कूल लेवल पर इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए हमने घटते क्रम में एक सक्रियता श्रेणी बना दी है। ये श्रेणी कुछ इस प्रकार के क्रम में ली जाएगी। अब इसको हम याद किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं, लेकिन पहले मैं आपको इनके कुछ संकेत बता दूं। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, लोहा, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, प्लेटिनम, सोना, गोल्ड। तो इस क्रम में ये धातुएं ली गई हैं, लेकिन अब इनको याद कैसे करेंगे? अगर आपको ये स्पीड कुछ अधिक लग रही हो तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, तब आप इनके संकेत भी आसानी से समझ सकते हो। इनको याद करने का तरीका कुछ हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके लिए आप इस कविता का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमने आपको, जैसे पहली वीडियो भी अगर आप देखते हैं तो उसमें भी यही मिलेगा आपको कि अगर कभी आप लोगों ने क्या नकल की है, एग्जाम में चीटिंग की है, पर्चियां बनाकर लेकर गए हो, यदि नहीं तो ये उन बच्चों के लिए है, क्योंकि अगर आप नहीं लेकर गए हैं तो आप तो इसको याद कर ही लेंगे, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं या जो चीटिंग करते हैं एग्जाम में, उनको भी चीटिंग से बचने के लिए, अपने आप को ईमानदार
टीचर्स की नजरों में कुछ स्टेटस बनाने के लिए, स्टेटस सिंबल बनाने के लिए उनको इसको याद करना जरूरी है। और वो याद करने का तरीका भी हमने स्टूडेंट्स के अनुसार ही लिया है, उनके आधार पर लिया है कि कुछ बच्चे बहुत सी चीटिंग करते हैं, बहुत सी चीटिंग बनाते हैं, छोटी छोटी पर्चियां बनाते हैं बेहिसाबों से, यानी बहुत ज्यादा बना देते हैं। लेकिन जब टीचर उनको पकड़ लेता है, जब वो चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो गुरुजी के सामने हाथ जोड़ते हैं कि गुरुजी आप नाराज मत होना, हम आगे से ये चीटिंग नहीं करेंगे, परेशान मत हो, हमें भी आप दंडित न करें। तो लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अगर आपके कमरे में कोई बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, तो आप उसका न केवल विद्यालय के बाहर दूसरे कमरों के बच्चों के साथ नहीं, बल्कि अपने घर पर भी जाकर जिक्र करोगे कि मम्मी या पापा आज तो मेरा वो दोस्त उस कमरे में चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया और सर ने उसको बहुत मारा। तो वहां पर जिक्र से क्या होता है कि आप अलग अलग मंजिल अर्थात स्थानों में, अगर आप दूसरी दुनिया में भी चले जाओगे तो उन जहानों में भी जिक्र करोगे। अगर आपसे भगवान या फरिश्ते भी मिल जाएं तो आप उनको भी बता सकते हैं कि आज तो हमारा वो मित्र चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया है। लेकिन अगर कड़ी मेहनत करोगे तो कड़ी मेहनत को मिल जाता है स्टेटस। अच्छे बच्चों का एक स्टेटस सिंबल होता है टीचर्स की नजरों में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आसपास भी, कि आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपका स्टेटस भी अच्छा है, आपको अच्छा बच्चा माना जाता है। लेकिन कब तक, जब यहाँ पर 4 लाइनें हैं, यहाँ तक आप लोगों की 3 लाइनें तो लगभग हो चुकी लेड हाइड्रोजन से पहले। अगर यहाँ तक आपने याद कर दिया तो 3 लाइनें आपके याद हो गई, आप एक बुद्धिमान बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे सिद्ध हो चुके लेड हाइड्रोजन से पहले। और चूंकि आपने देखा होगा कि धातुओं में सबसे महंगी धातु अगर जानते हो तो औरतें किसका गहना ज्यादा पसंद करती हैं? जाहिर सी बात है, सोने का गहना वो पसंद करती हैं। तो सोना एक कीमती धातु है, सोने की तरह चमकदार बन सकते हैं आप लोग कब? जब इसको याद कर दोगे। मगर, कॉपर, तांबे को जो कहा जाता है पारा, ये पास शब्द बना है, अगर हम इसको हटा दे तो ये पारा बन जाएगा। कॉपर के पास यानी इससे अच्छी धातु, महंगी धातु, उसके पास चांदी की प्लेट, चांदी से महंगी धातु प्लेटिनम, और उससे अच्छे आप लोग कुंदन की तरह तप कर सोना बन जाओगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इस पूरी टेबल को लिखे पर्चियां बेहिसाबों से, कभी नाराज मत होना, अलग मंजिल जहानों में जिक्र फरिश्तों से भी करना, कड़ी मेहनत को नहीं मिले स्टेटस लेड हाइड्रोजन से पहले, मगर को पर पास चांदी की प्लेट में सोना ही सोना। तो यहाँ ये ना आदि जो है ये तुकबंदी के लिए भी इसमें मिलाए गए हैं, इसलिए कुछ शब्दों का यहाँ पर अर्थ नहीं लिया गया। तो ली से लिथियम, प से पोटेशियम, बे से बेरियम, से स्ट्रोंशियम, क से कभी, नाराज ने मग मत, मग मैग्नीशियम, मत होना से कोई तात्पर्य नहीं है। अलग का अल, मंजिल एन, मन से बन गया आपका एन, मैग्नीज, जहान जेड एन, जिक्र, कर से क्रोमियम, फेरस होता है लोहा, फरिश्तों से करना, कड़ी सीडी, कड़ी मेहनत, को से सीओ कोबाल्ट, नहीं यानी नहीं का नी हो गया निकिल, स्टेटस ये स्टेनस होता है टिन, स्टेनस से बन गया स्टेटस, मिले लेड यानी पीबी हाइड्रोजन से पहले। मगर कॉपर सीयू, पारा पास का बना दिया हमने पारा, एचजी मरकरी होता है, चांदी एजी की प्लेट, प्लेटिनम में सोना यानी एयू सोना ही सोना। तो इस प्रकार से आप इस विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी को याद कर सकते हैं। अब इसके आधार पर कुछ गुण और प्रश्न किस प्रकार से हम कर सकते हैं उनको लेकर चलते हैं। अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुणों की बात करें तो हम पहले नंबर पर लेकर चल सकते हैं कि यह श्रेणी हाइड्रोजन को आधार मानकर बनाई गई है। अगर हम इसको ऊपर से नीचे की ओर लिखें तो LIKBASRCA इस प्रकार से लिखी जाएगी। तो ये श्रेणी हाइड्रोजन को आधार मानकर बनाई गई है। पहला पॉइंट आपका ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन से पहले या हाइड्रोजन से ऊपर स्थित सभी धातुएं सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। लिथियम से लेकर लेड तक सक्रिय धातुएं कहलाती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी हुई धातुएं कम क्रियाशील धातुएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से इन धातुओं को हमने 2 भागों में बांट दिया, अधिक क्रियाशील या केवल क्रियाशील धातुएं और कम क्रियाशील धातुएं।
इसके बाद अगर हम नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो उसमें कहा जा सकता है कि जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। यानी जो पहले से उपस्थित धातु है अगर वो अकेली है और नीचे स्थित धातु का कोई लवण है तो वो उसको पृथक कर देती है। इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम जिंक धातु की क्रिया कॉपर सल्फेट से करा दें तो क्या ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो यहां देखिए दो धातुएं, एक जिंक और एक कॉपर। तो जो अधिक क्रियाशील धातु है, पहले तो इनमें से देख लेंगे अधिक क्रियाशील कौन सी है। तो अधिक क्रियाशील जिंक जो होती है वो अधिक क्रियाशील होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अभी आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर कॉपर कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है। तो जो ये नेगेटिव पार्ट होता है यौगिक का, जो दूसरा पार्ट, क्योंकि यहाँ पर कॉपर पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव होता है, तो जो ये नेगेटिव पार्ट होता है ये उस धातु के साथ रहेगा जो अधिक क्रियाशील होगी। यानी ये अभिक्रिया आगे जाकर हो जाएगी ZnSO4 प्लस Cu। इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो ज्यादा ताकतवर है, लाठी से तात्पर्य जो ज्यादा ताकतवर है, उसी के पास ये भैंस रहेगी, यानी ये नेगेटिव पार्ट रहेगा। लेकिन अगर हम इसका उल्टा लेकर चलिए कि क्या कॉपर और जो जिंक सल्फेट है इसकी अभिक्रिया हो जाएगी, तो देखते हैं यहाँ जिंक अधिक क्रियाशील है तो ये सल्फेट को अपने पास रखेगा, यानी अभिक्रिया के दूसरी तरफ ये ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेम टू सेम है, 3 + 2, 2 + 3, तो कोई चेंज नहीं है, यानी अभिक्रिया नहीं होगी। तो सीधी सी बात कह सकते हैं कि अगर अधिक क्रियाशील धातु अकेली है तो वो यौगिक में से दूसरी धातु को विस्थापित कर देगी, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार से अगर हम एक चौथा पॉइंट और लेकर चलें तो उसमें कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील तो है ही, तो इसलिए वो धातुएं हाइड्रोजन को अम्लों से, अक्षारों से या जल से विस्थापित कर देती है। जैसे कि अगर हम सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया लिखें तो ये NaOH बनाकर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, हाइड्रोजन गैस अलग से निकाल देती है। इसी प्रकार से जिंक को दोबारा से लेकर चलें तो जिंक अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो ये ZnSO4 बनाकर हाइड्रोजन बना देती है। ये धातुओं के गुणों में भी आपको बताया था कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। तो इस प्रकार से हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी के आपको 4 मेन गुण बता दिए, खास गुण बता दिए। तो जो पहले हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी की वीडियो अपलोड की हुई है वो 12th लेवल की है, उसमें कुछ अधिक ज्ञान आपको प्रदान किया गया है। अगर आप चाहें तो उसको भी प्लेलिस्ट में से ढूंढ सकते हैं। जो विशेष वीडियो अपने प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में हमने विशेष वीडियो के अंदर विद्युत रासायनिक श्रेणी को डाला हुआ है। वो विस्तार पूर्वक वर्णन आप वहां भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो 12th लेवल का है, उसमें कुछ अन्य गुण भी अधिक गुण लिए गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या Ag और CuNO3 ट्वाइस की अभिक्रिया हो जाएगी? अगर होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, इसका जवाब आपको देना है। इसी प्रकार से जैसे मैंने Na और H2O की अभिक्रिया लिखी है, इसको पूरा करना है। Na के साथ साथ आपको Mg और H2O की अभिक्रिया, और इसी के साथ साथ आपको Fe और H2O की भी अभिक्रिया लिखनी होगी। और इनमें से कंडीशंस के बारे में आपको बताना होगा कि H2O की कंडीशन इन तीनों अभिक्रियाओं में क्या होगी, किस प्रकार से इनको लिया जा सकता है, कैसे क्या यौगिक बनेगा। तो इस प्रकार से आप विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बस केवल इतना ही लेकर चलेंगे, बाकी का चैप्टर आपके सामने अगली वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।